Hi guys, welcome back to our channel. This is your MBBS guy and the topic for today is MBBS counselings. जैसा कि आपको पता है हमारा पहला वीडियो एक इंट्रो वीडियो था जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इस चैनल के लिए एंड सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ MBBS काउंसलिंग्स. एज यू ऑल नो द डेट्स आर आउट फॉर द MBBS काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑल. कल शाम में अभी डेट्स आई हैं एंड इफ़ अगर आपको नहीं पता मैं भी आगे आपको मेंशन कर दूंगा. सो आज हम समझने वाले हैं व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर दिस MBBS काउंसलिंग. स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इज़ काउंसलिंग. अगर हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं व्हाट इज़ काउंसलिंग तो इट्स मोर और लाइक अ गिव एंड टेक. जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, एनीथिंग, इफ़ यू गो टू बाय एनीथिंग, तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास एक करेंसी होती है जिसको आप पे करते हो, फिर उसके बदले आपको फिर आइटम्स मिलते हैं. सेम चीज़ होती है हमारी काउंसलिंग में, वेयर योर करेंसी इज़ योर रैंक, ठीक है, एंड योर आइटम्स इज़ योर कॉलेज सीट. आपकी रैंक होगी उसके डिज़र्विंग आपको कॉलेज सीट मिलेगी. जैसे जितनी आपकी करेंसी होती है उसके डिज़र्विंग आप आइटम्स लेते हो, सिमिलरली जितनी आपकी रैंक होगी उसकी डिज़र्विंग आपको कॉलेज सीट्स मिलती हैं काउंसलिंग में. समटाइम्स क्या होता है, जैसे कोई आइटम आपका लो प्राइस्ड आइटम है, ठीक है, एंड उसके लिए आप ज़्यादा करेंसी पे कर देते हो या ज़्यादा पैसे दे देते हो, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन इज़ यू विल थिंक दैट यू डोंट वैल्यू योर मनी, या आपने अपनी मनी वेस्ट की, ठीक है. सिमिलर केस इसमें होता है कि अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है, ठीक है, सपोज़ आपकी रैंक MAMC दिल्ली पाने लायक है, यू हैव गॉट एन AIR ऑफ लेस दैन 150, अगर आपको MAMC मिल सकता है, ठीक है. एंड इन दैट केस अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं की, आपको नहीं जानकारी थी बार्गेनिंग स्किल्स की, एंड अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं की एंड सो आपको KGMC ऑप्ट हो जाता है. सो व्हाट विल से इज़ यू हैव वेस्टेड योर रैंक. मैं ऐसा नहीं कह रहा KGMC इज़ अ बैड कॉलेज, KGMC बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, बट व्हेन कंपेयर टू MAMC KGMC एक लोअर रैंक पे मिलता है, ठीक है. सो दैट केस आप कह सकते हो कि आपने अपनी रैंक वेस्ट की. सो इन ऑर्डर कि आपकी कोई रैंक वेस्ट ना हो या ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ ना है, हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर सिंपल वे में समझाने वाला हूँ काउंसलिंग का. सो आगे चलते हैं, लेट्स बिगिन. अब यहाँ पे आते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है. प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप्स में प्रोसेस होता है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑन द रिस्पेक्टिव साइट्स. हर काउंसलिंग अथॉरिटी की अपनी एक रिस्पेक्टिव साइट है, ठीक है, जिस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एंड आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट इट इन द लेटर ऑन, ठीक है. नेक्स्ट इज़ फ़ी पेमेंट. फ़ी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, एक काउंसलिंग फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है एट द टाइम आप स्टार्ट करते हो रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर चॉइस फिलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, चॉइस फिलिंग, ठीक है. इसको आप मार्क डाउन कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, विल डिस्कस अबाउट इट. और उसके बाद आता है एंटरिंग द सक्सेसिव राउंड्स. तो आपने देखा 4 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे स्टेप वाइज. पहला रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज़ फ़ी पेमेंट, थर्ड इज़ चॉइस फिलिंग, फोर्थ इज़ एंटरिंग द राउंड्स, ठीक है. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स आई हैव बीन मेंशनिंग. आई हैव मेंशन्ड साइट्स फॉर दिस ऑल इंडिया कोटा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, AFMC पुणे एंड दिल्ली है. दिल्ली में 2 कोटे होते हैं, DU कोटा एंड IPU कोटा. बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इतनी साइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है. एंड मोरोवर मैं जितने भी स्टेट्स हैं उसकी साइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हो, ठीक है. सारी साइट्स होंगी, लाइक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी MCC कराती है तो उसकी साइट यहाँ पे मेंशन्ड है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप समझ रहे हो क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक ऐसी अथॉरिटी है जो फिर आपकी BAMS एंड BHMS जो आपके आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक केसेस होते हैं, उनकी कॉलेजेस होते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाम की अथॉरिटी अपॉइंटेड है, ठीक है. इसकी डेट्स अभी आई नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगी इधर 1-2 दिन में, बिकॉज अभी MBBS VDS की डेट्स आ चुकी हैं कल, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले पे क्या है. नेक्स्ट इज़ योर रजिस्ट्रेशंस. वी कैन ईजिली रजिस्टर योर सेल्स ऑन द रिस्पेक्टिव साइट्स वंस द डेट्स आर आउट. वंस द डेट्स नहीं, कल डेट्स आ चुकी हैं तो फिर डेट्स आउट हो चुकी हैं. मैं अभी आगे आपको डेट्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, ठीक है. एंड यू विल बी नोटिफाइड अबाउट इट ऑन द रिस्पेक्टिव साइट्स. नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं MCC की साइट पे. एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पे द रिक्वायर्ड काउंसलिंग फीस. एक व्हाट टू से डेफिनेट अमाउंट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है. उसमें से कुछ रिफंडेबल होती है, कुछ नॉन रिफंडेबल होती है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट फ़ी स्ट्रक्चर. फ़ी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तरह की फ़ीस होती हैं. एक आपकी रिफंडेबल फ़ीस होती है और एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ठीक है. नॉन रिफंडेबल फ़ीस का मतलब है कि ये फ़ीस जब आप पे कर देते हो तो ये आपको वापस नहीं मिलनी. वेदर आपने कॉलेज लिया नहीं लिया, आपको कोई सीट अलॉट हुई नहीं अलॉट हुई, डजेंट मैटर, आपको ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल वाली फ़ीस वापस नहीं होगी. एंड जो आपकी रिफंडेबल फ़ीस होती है
रिफंडेबल फ़ीस आपकी वापस हो जाती है, अगर आपने कॉलेज नहीं लिया है तो आपको वापस आ जाती है, एंड अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो वो आपकी एडमिशन फ़ीस में एडजस्ट कर दी जाती है, आपकी रिफंडेबल फ़ीस, ठीक है। सो टॉकिंग ऑफ दिस फी स्ट्रक्चर, इफ़ यू आर जनरल कैंडिडेट आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 1000 रुपीज़ एंड आपकी रिफंडेबल फ़ीस है 10,000, ठीक है। सो इन टोटल आपको 11,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपनी नीट MBBS की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप एक OBC, SC या ST के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए थोड़ी कंसेशंस होती हैं फ़ीस में। जो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है वो केवल 500 रुपीज़ होती है एंड आपकी रिफंडेबल फ़ीस 5,000 रुपीज़ होती है, ठीक है। सो इन टोटल अगर आप एक OBC, SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 5,500 रुपीज़ पे करना होता है अपनी नीट 2022 की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? फ़ी स्ट्रक्चर तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट इज़ हमारा चॉइस फिलिंग। अब इस टॉपिक को थोड़ा आराम से समझेंगे। चॉइस फिलिंग मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है आपकी पूरी काउंसलिंग में वो चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है। लाइकवाइज मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो आप एक चेक लिस्ट बनाते हो ना कि ये आइटम लेना है, ये आइटम लेना है, एंड अगर मेरे पास पैसे बचे तो ये आइटम भी लेना है। सिमिलरली आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। लाइक आपकी रैंक अगर ये है तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जो मुझे लेने हैं, एंड इफ़ अगर ये नहीं मिलते हैं एंड आई हैव रैंक तो मैं ये वाले कॉलेजेस ले लूँगा। तो वो जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है ना कि आपको किस प्रायोरिटी में कॉलेजेस चाहिए, उसको बनाने की ये स्टेप है। आई मीन चॉइस फिलिंग में आप वो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी सेटअप करते हो। उस प्रायोरिटी लिस्ट में आप मिनिमम 1 या मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ चॉइसेस फिल कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। मैक्सिमम में आप सारे कॉलेजेस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एंड लाइक एक डमी हम प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने डाल दिया पहले एम्स दिल्ली, सेकंड इज़ हमारा KGMC, थर्ड इज़ RML लखनऊ, ठीक है। ये एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी, मैंने 3 ही कॉलेजेस डाले हैं, आप बहुत सारे डाल सकते हो। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आगे के राउंड्स आपको समझा दूंगा, वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं प्रायोरिटी लिस्ट बनाते टाइम, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट आता है लोकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से लोकेशन ही है इस केस में, बिकॉज कौन सा कॉलेज आपके घर से कितना दूर है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एक कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो कि विच कॉलेज, आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है कि कौन सा कॉलेज आप प्रेफर करोगे, उसमें ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है लोकेशन, कि वो कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं लोकेटेड है, मेन सिटी में लोकेटेड है तो आपके घर से कितना दूर है। ऑल दीज फैक्टर्स कम अंडर द टर्म लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर भी अलग अलग कॉलेजेस के डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर रेंज करते हैं अराउंड 50,000 से 60,000 के बीच में, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक एम्स के आपके 5,000 6,000 पर 5 ईयर्स के लिए भी बन जाते हैं। सो डिपेंड्स कि आपको कैसा फ़ी स्ट्रक्चर चाहिए। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से उस हिसाब से अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड होता है ऑलमोस्ट ऑल स्टेट GMCs में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अपने बॉन्ड्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक हरियाणा में आपका एक 7 ईयर्स का बॉन्ड होता है, राजस्थान में आपका आई थिंक सो कितने का 5 ईयर्स का बॉन्ड होता है, एंड यूपी में 2 ईयर्स का बॉन्ड होता है। सो आप वो चीज़ भी अपने दिमाग में जब कॉलेज चूज़ कर रहे होगे तो रख सकते हो कि आपको कितना बॉन्ड चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है। आता है आपका फोर्थ क्या है आपका पेशेंट लोड। पेशेंट लोड बहुत लोग देखते नहीं हैं बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी MBBS काउंसलिंग्स में, बिकॉज जिस कॉलेज का आपका पेशेंट लोड नहीं अच्छा है वहाँ पे आपको थोड़ी क्लिनिकल एक्सपोजर्स कम मिलती हैं एज एन MBBS स्टूडेंट, ठीक है। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर ए कॉलेज विद ए हायर पेशेंट लोड, ठीक है। यूजली जो रूरल एरियाज़ में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे पेशेंट लोड ठीक ठाक होता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी होती नहीं है। सो पेशेंट लोड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट पहले 3 से मोस्टली डिसाइड्स हो जाते हैं लोगों के कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस क्या है, बिकॉज पेशेंट लोड मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है GMCs में, स्टेट GMCs में पेशेंट लोड ज़्यादा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़। एवरीबडी प्रेफर्स अ बेटर हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो कॉलेज आप प्रेफर कर रहे हो उसमें अच्छी हॉस्टल या मेस फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ठीक है। एंड एट लास्ट पॉइंट मैंने रखा है सिटी। सिटी इज़ समथिंग, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट स्टिल अगर आपको 2-3 कॉलेजेस में डाउट आ रहा है तो फिर आप इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किसको मैं प्रायोरिटी दूँ, बिकॉज सिटी ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि आपको वहाँ पे 5.5 ईयर्स रहने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सिटीज़ चूज़ करते हो कि एक बेटर सिटी होगी तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम
नेक्स्ट यहाँ से हम राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। राउंड स्टार्ट करने में काउंसलिंग के आपके सारे स्टेप्स पता चल गए। सबसे पहले आप जाओगे एमसीसी की साइट पे, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हो, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, फ़ी पेमेंट किया, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आया, आपने चॉइस फिल की, एंड यू आर थ्रू टू द राउंड 1, ठीक है। अब राउंड 1 में आते हैं। राउंड 1 में आपके पास राउंड 1 के जब रिजल्ट आएंगे तो 2 सीन बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट इज़, ये मैंने PDF बनाई है यार, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। मेहनत लगी है इस पर, तो इसको संभाल के समझना, और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैंने लाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। राउंड 1 में आपके पास 2 चॉइसेस हैं राउंड 1 के रिजल्ट के बाद, या तो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है या तो कोई सीट नहीं अलॉट होती है। इन केस आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप एडमिशन ले लो उस सीट पे जाके, ठीक है। एडमिशन लेना बहुत इजी है, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है एमसीसी की साइट पे। वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होता है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होता है आपको उस कॉलेज पे जाना होता है, वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और फिर वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर अपग्रेडेशन। ये भी एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप अपग्रेड करा सकते हो अपना कॉलेज। जैसे कि जो आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी, हमने जो डमी लिस्ट बनाई थी क्या थी, दिल्ली एम्स, KGMC लखनऊ, सॉरी KGMC लखनऊ, एंड द थर्ड पॉइंट वॉज RML लखनऊ। नाउ इमेजिन आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है वो है RML लखनऊ। नाउ इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक इस लेवल की है कि आपको सेकेंड राउंड में KGMC लखनऊ या दिल्ली एम्स में से कोई एक मिल सकता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो। अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिमिलर जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो वैसे ही सेम आपको RML कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एंड आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई कर देते हो तो फिर अगर आपको सेकेंड राउंड में आपके लेवल का रैंक, वो ऊपर के कॉलेजेस, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के जो ऊपर के कॉलेजेस होते हैं वो अगर आपको मिल सकते होंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड वन चीज़, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप सेकेंड राउंड से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज नहीं कर सकते। जो राउंड 1 में आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी एक बार चॉइस फिलिंग से, वही प्रायोरिटी लिस्ट कंटिन्यू होगी अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, एक ऑप्शन है आपके पास प्री एग्जिट का। ये एक USP होता है राउंड 1 का, सबसे यूनिक फीचर है राउंड 1 का, और केवल राउंड 1 में होता है, ठीक है। प्री एग्जिट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में और आप कुछ नहीं करते उस सीट का, ना तो आप वहाँ जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेते हो, ना आप वहाँ जाके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, तब भी वो आपका कुछ नुकसान नहीं है, मतलब आपकी कोई सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। आप डायरेक्टली फ्री एग्जिट ले सकते हो, और उस फ्री एग्जिट के बाद आप चाहो तो राउंड 2 में एंटर कर सकते हो, या तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग्स के लिए एंटर कर सकते हो। आपका कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है। आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो राउंड 1 को। नेक्स्ट इज़ राउंड 1 में एक पॉसिबिलिटी और होती है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे और राउंड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है राउंड 1 में, नो वरीज, आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो, या तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग छोड़ के आप स्टेट काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो राउंड 1 आपको क्लियर हुआ। बहुत सिंपल है, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो 3 ऑप्शन है, या तो आप जाके वहाँ एडमिशन ले लो, और अगर एडमिशन नहीं लेना है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दो, या तो फिर आप फ्री एग्जिट कर दो। और अगर आपको सीट नहीं मिली सो डोंट वरी, पेशेंटली वेट करो आप सेकेंड राउंड के लिए, या तो फिर लीव कर दो ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी राउंड 2। अब राउंड 2 के रिजल्ट से पहले ये चीज़ देखते हैं कि राउंड 2 में एंटर करने के 2 वेज क्या हैं। राउंड 2 में एंटर करने के लिए आप या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या तो नो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन में क्या सीन होता है कि अगर आपने राउंड 1 एंटर नहीं किया, राउंड 1 एंटर कब करते हो, जब आप राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। इन केस आपने राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए और आपने राउंड 1 काउंसलिंग में एंटर नहीं किया, तो इन दैट केस आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन मतलब आप डायरेक्टली राउंड 2 में एंटर कर रहे हो और बिना राउंड 1 में एंटर किए। यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे एमसीसी की साइट पे जाके, वहाँ पे आप फ़ी पेमेंट करोगे, और फ़ी पेमेंट के बाद आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। इफ़ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली राउंड 2 में एंटर कर सकते हो, ठीक है। और एक वे क्या है राउंड 2 में एंटर करने का, अगर तो आपने राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करके राउंड 1 में एंटर किया था और आपने फ्री एग्जिट ली थी, या तो आपको कोई सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में, ठीक है। तो इन बोथ ऑफ द केसेस आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर डायरेक्टली थ्रू टू द राउंड 2 ऑफ दिस एमसीसी काउंसलिंग, ठीक है। और इस केस में एक बेनिफिट और है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को एडिट कर सकते हो। अगर तो आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है
तब आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हो तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट एडिट नहीं कर सकते। बट अगर आपने फ्री एग्जिट लिया है या आपको कोई सीट नहीं मिली है राउंड 1 में, ठीक है, तो इन दिस केस आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट फिर से एडिट करके राउंड 2 में एंटर कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आते हैं आपके राउंड 2 रिजल्ट्स। राउंड 2 रिजल्ट्स में क्या हो सकते हैं? फिर मैंने कहा था 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सीट मिल जाती है तो नहीं मिलती, ठीक है। तो राउंड 2 रिजल्ट्स में क्या है, अगर तो आपने अप्लाई किया था अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था अगर आपने, तो उसमें 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, आपको RML लखनऊ से अपग्रेड होकर KGMC लखनऊ मिल गया, या तो नहीं मिला, ठीक है। इन केस आपको KGMC लखनऊ की सीट मिल गई, आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपकी जो RML की सीट है वो अपग्रेड होकर KGMC में चली गई, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप जाओ सीधा KGMC, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, KGMC में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। एंड इन केस अगर आप मतलब ठीक है कोई पागल वाले काम है, या वो सोचता है कि उसे स्टेट काउंसलिंग में एंटर करना है, उसे ऑल इंडिया काउंसलिंग छोड़नी है, तो वो जो सेकेंड राउंड में उसे सीट मिली है अपग्रेड करने के बाद, अगर वो सीट पे एडमिशन नहीं लेता है, तो यहाँ पे आपका एक लॉस है। अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफीट हो जाती है। सिक्योरिटी मनी फॉरफीट होने का मतलब समझ रहे हैं आप? जो आपने 11,000 रुपीज़ अभी तक पे किए थे स्टार्टिंग में काउंसलिंग फ़ीस, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है, वो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, वो आपकी फॉरफीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे सेकेंड राउंड में कोई फ्री एग्जिट वाला सीन नहीं होता है। फ्री एग्जिट का सीन नहीं है, मतलब अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, अगर आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में सीट मिलती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफीट हो जाएगी, आपकी 10,000 रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इन केस अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आपको अपग्रेड करके नई सीट नहीं मिली है, तो कोई वरीज नहीं है, आपकी जो राउंड 1 में सीट मिली थी, डैट इज़ योर RML लखनऊ वाली सीट, वो रिजर्व्ड रहेगी और आप आराम से उस सीट पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। राउंड 2 रिजल्ट्स में एक और है ऑप्शन, जो अदर्स हैं, जिन लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आए थे, या जिन्होंने फ्री एग्जिट ली थी, या जिनको राउंड 1 में कॉलेजेस नहीं मिले थे, उनको राउंड 2 में अगर सीट मिलती है तो अगेन दे हैव 2 ऑप्शंस, वो उस सीट पे एडमिशन ले लें, या एडमिशन अगर नहीं लेते हैं उस सीट पे, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो 11,000 रुपीज़ है वो फॉरफीट हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज मिलने के बाद, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफीट हो जाती है ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपके पास? हाँ, अगर आपको सीट नहीं मिलती है, अगर आपको सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं अलॉट होती है कोई, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 मोर राउंड्स हैं, छोटे राउंड्स हैं, ठीक है, छोटे राउंड से कम सीट्स आती हैं, बट स्टिल आपके पास चांस है, आप मॉप अप राउंड के लिए जा सकते हो या स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे मेरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट होती है, ठीक है, राइटिंग बहुत ख़राब है यार मेरी, ठीक है, लिखा गया, अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट होती है, ठीक है, राउंड 2 में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है और आप उस सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो, अगर आप उस सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, जो 11,000 रुपीज़ आपने पे किया था ना एज अ जनरल कैंडिडेट, वो आपकी फॉरफीट हो जाएगी, ठीक है। क्या तो राइटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं, समझ रहे हो ना, 11,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी 11,000 रुपीज़ आपकी फॉरफीट हो जाती है अगर आप कॉलेज की सीट नहीं लेते हो अप्लाइड होने के बाद। तो इन केस अगर आपके दिमाग में कोई भी ये थॉट है, ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई भी ये थॉट है कि आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना है, आपको उसमें क्या कहते हैं स्टेट काउंसलिंग से कोई कॉलेज लेना है, तो फिर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में एंटर मत करो। बिकॉज अगर आप एंटर करते हो और आपको कोई सीट मिल जाती है, तो या तो आपको उस सीट पे एडमिशन लेना पड़ेगा, बट वो आप लोगे नहीं क्योंकि आपको स्टेट से एडमिशन लेना है, ठीक है। एंड अगर आप छोड़ते हो वो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफीट हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप राउंड 2 में एंटर ही मत करो, अगर आपको अगर आप इतने श्योर हो कि आपको स्टेट काउंसलिंग से ही कॉलेज लेना है। एक चीज़ और बता सकता हूँ कि अगर आप इस डाउट में हो कि अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है, लेट से कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज है, वो कॉलेज आपको राउंड 2 में अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिल जाता है तो आप ले लोगे, नहीं तो आप स्टेट में चले जाओगे। अगर ऐसा कोई डाउट है, ठीक है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप अपनी प्रायोरिटी, आपको पता है कि केवल वही कॉलेज लेना है अगर मिला तो फिर आप उस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में केवल एक ही कॉलेज डालो। ये मान लीजिए आप केवल एक कॉलेज डालो, ताकि आपको अगर राउंड 2 में मिल सकता है वो कॉलेज, वेल एंड गुड, आप एडमिशन ले लोगे। अगर नहीं मिलेगा तो आपको कोई सीट ही नहीं मिलेगी, ठीक है।
और फर्स्ट राउंड में भी आपको कोई सीट मिली नहीं थी, तो सेकंड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिलेगी, तो आपका कोई मनी नहीं फॉरफिट होगा, ठीक है, आपका कोई लॉस नहीं है, आपको ये मनी रिफंड हो जाएगी, क्योंकि आपको कहा जाएगा कोई कॉलेज सीट अलॉट नहीं हुई, आप इजीली स्टेट में जाके कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। ये फीचर जिसको समझ में नहीं आया मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी रिविजन टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड। Mop up and stray vacancy rounds are the two more small rounds conducted that help in the allotment of some seats, but not a lot of seats are left under the round 2 and hence round 2 is usually considered for the cutoff calculations. Still we will cover the mop up and stray vacancy। हाँ, तो यहाँ पे हमने mop up and stray vacancy rounds के बारे में बात की है। ये दो सेपरेट राउंड्स होते हैं, ये यूजुअली फिजिकल राउंड्स होते हैं, ठीक है, एंड जिसमें काफ़ी कम सीट्स आती हैं। यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर आपकी किसी भी कॉलेज में 250 सीट्स हैं तो ऑलमोस्ट 240 to 245 सीट्स आपकी राउंड 2 तक फिल हो जाती हैं मैक्सिमम, ठीक है। सो मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी में कोई बहुत ज़्यादा सीट्स बचती हैं नहीं यूजुअली, बट अगेन अगर कुछ सीट्स आती हैं तो भी आप मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी में ट्राई कर सकते हो अगर आपको सेकंड राउंड तक सीट्स नहीं मिली हैं। जैसे कि ये फिजिकल राउंड होते हैं, थोड़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कैसे आपको बैंक ड्राफ्ट ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि मैं मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी का एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगा इसी चैनल पे। आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हो मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अभी यहाँ तो मैंने राउंड 2 तक एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो, ठीक है। सो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जो आप देख सकते हो, ट्यून इन रहना, ठीक है। अब क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेट्स, ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आप अपने मार्क या कैलेंडर कर सकते हो, अपने कैलेंडर्स में मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स। ये अभी कल डेट्स आई हैं, कल शाम में डेट्स आई हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एमसीसी की साइट पे ये ऑफिशियली निकली हैं। अगर आप यहाँ से डेट्स नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा आपकी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ जाएगी लिंक, ठीक है। फर्स्ट यूर सीइंग इज ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट। इसकी डेट दी हुई है 11 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हो। फी पेमेंट भी करना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है। फ़ी मैंने आपको बता दी है, जनरल के लिए 11,000 एंड ओबीसी SC ST के लिए 5500, ठीक है। नेक्स्ट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में क्या करना है आपको, 14 to 18 अक्टूबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो। पहले से आप प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वायरीज कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं आपको सेपरेट स्टेट्स की प्रायोरिटी लिस्ट एक बार बना के दिखा दूंगा, एक जनरल प्रायोरिटी लिस्ट। यूजुअली जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती हैं वो काफ़ी पर्सनल होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग होनी चाहिए, बट स्टिल आई विल मेक अ जनरल प्रायोरिटी लिस्ट। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में आप कमेंट करो कौन सी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो नेक्स्ट, उस पर मैं वर्क ऑन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर राउंड 1 रिजल्ट्स की डेट दी हुई है 21 अक्टूबर को राउंड 1 के रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके ऑल इंडिया कोटा के। उसके बाद राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। एक चीज़, जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है उनको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 नवंबर टू 7 नवंबर के बीच में राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन होंगे एंड देन राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी 3 to 8 नवंबर के बीच में, ठीक है। एंड देन फाइनली राउंड 2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके 11 नवंबर 2022 तक। तो मतलब मोस्टली जिनको कॉलेजेस लेने होंगे राउंड 2 के एंड तक आपको कॉलेजेस 11 नवंबर को पता चल जाएंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ और भी डेट्स मेंशन्ड थी वहाँ पे, वो मैं डेट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप टॉपिक मेरे को बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक पे फिर हम लिखा जो, ठीक है, उस टॉपिक पे फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपना बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर लो टॉपिक पे। एक चीज़ और मैं लिखना चाह रहा हूँ बट मुझे पता है मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो मैं केवल बोल के बता दे रहा हूँ कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये मुझे पता है बहुत क्रिंज लाइन होती है बट स्टिल मैं कहूँगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्यून इन, मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आर अबाउट टू कम। उससे पहले थैंक यू, आगे क्या, ठीक है। उससे पहले विल जस्ट गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स वंस मोर, ठीक है। हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से अपने MBBS काउंसलिंग से, ठीक है। मिथ्स एंड फैक्ट्स, ये हमारा कवर पेज था। नेक्स्ट था हमारा व्हाट इज़ काउंसलिंग। तो यहाँ पे हमने बताया कि काउंसलिंग आपकी इन्हीं 4-5 कीवर्ड्स के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है। वेदर इट्स योर रैंक, वेदर इट्स योर कॉलेज सीट, इट्स योर करेंसी और आइटम्स। हमने एक एग्जाम्पल के तरीके से बहुत सिंपल टर्म्स में काउंसलिंग को समझा। व्हाट इज काउंसलिंग, इट्स सिंपली गिव एंड टेक, ठीक है। नेक्स्ट हम आए थे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। हमने बताया बहुत ईजी प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज फी पेमेंट, थर्ड इज चॉइस फिलिंग एंड फोर्थ इज एंटरिंग द राउंड्स। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने बताया कि मैं प्रायोरिटी लिस्ट के लिए एक जनरल लिस्ट आगे वाले वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ।
पर स्टेट की मैं एक जनरल प्रायोरिटी लिस्ट बना दूंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और अगर उसमें आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी मॉडिफिकेशन एंड ऑल भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर काउंसलिंग। इंपॉर्टेंट साइट्स में मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटा के लिए हमारे पास MCC होती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की AACCC होती है। सिमिलरली मैंने सारे स्टेट्स की लिख दी है। अभी यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स मेंशन दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे स्टेट्स की साइट्स को मेंशन कर दूंगा, ठीक है, वो आप वहाँ से लुक थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, हमने कहा था ईजिली हम रजिस्टर कर सकते हैं वंस द डेट्स आर आउट। डेट्स आउट हो चुकी हैं, आप आराम से MCC की साइट पे जाओ 11 अक्टूबर को, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग फीस की मैंने बात की थी, जनरल के लिए हमारे पास नॉन रिफंडेबल 1000 होती है, रिफंडेबल 10,000 होती है, इन टोटल 11,000 पे करना होता है आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। OBC SC ST के लिए बता दूं, आपकी नॉन रिफंडेबल फीस 500 थी, रिफंडेबल 5,000 थी, इन टोटल आपको 5,500 रुपीज़ पे करनी थी एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने चॉइस फिलिंग की बात की थी, कहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मिनिमम 1, मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ चॉइस रख सकते हैं। जो पॉइंट्स हमने रिमेंबर करने को कहे थे वो लोकेशन थी, फी स्ट्रक्चर था, बॉन्ड स्ट्रक्चर था, पेशेंट लोड था, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ थी एंड सिटी था। ये 6 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख सकते हो जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था राउंड 1, हमने बताया था राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप उस सीट पे एडमिशन ले सकते हो, आप उस सीट पे जाके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप या तो यहाँ से फ्री एग्जिट भी इजीली ले सकते हो। ये यूनिक फीचर है राउंड 1 का, ठीक है। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप सेकेंड राउंड के लिए थ्रू हो सकते हो, या तो फिर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग छोड़ के स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर राउंड 2। राउंड 2 में एंटर करने के 2 वेज हैं, या तो आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके जाते हो, या तो आप नो रजिस्ट्रेशन करके जाते हो। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया एंड आपको कोई सीट नहीं मिली है, या फिर आपने फ्री एग्जिट के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है, तो फिर उस केस में आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इन दैट केस आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं? फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो लोग करते हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। अगर आपने राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है राउंड 2 के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे राउंड 2 रिजल्ट्स की बात आती है। राउंड 2 रिजल्ट्स में अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आपको नई अपग्रेडेड सीट मिल गई है तो आप वहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हो। अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई किया था और आपको अपग्रेड करके सीट नहीं मिली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो राउंड 1 में सीट मिली थी वो आपकी रिजर्व्ड रहेगी एंड वो सीट पे आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आप उस सीट पे भी एडमिशन नहीं लेते हो तो भी आपकी एडमिशन सिक्योरिटी मनी जो 11,000 रुपीज़ आपने पे किया था वो फॉरफिट हो जाएगी। इन केस जो अदर्स हैं जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे या जिनको कोई सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में, उनको अगर सीट मिलती है तो वो ईजिली एडमिशन ले सकते हैं राउंड 2 के स्कोर के हिसाब से, ठीक है, राउंड 2 के कट ऑफ्स के हिसाब से। एंड इफ अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। इन केस अगर आपको राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं अलॉट की जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास 2 मोर राउंड्स हैं, 2 छोटे स्मॉल राउंड्स हैं, बट तब भी आप मॉपअप एवं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉपअप एंड स्टे वैकेंसी राउंड की हमने बात की थी। मॉपअप में हमने कहा था कि इसके लिए हम अपने सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात हुई थी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताई थी 11 to 17 अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन की, इसको आप मार्क कर लो, भूलना नहीं है, आप किसी भी डेट पे मिस आउट नहीं हो सकते, ठीक है। चॉइस फिलिंग 14 to 18, राउंड 1 रिजल्ट 21, राउंड 2 रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर एंड राउंड 2 चॉइस फिलिंग 3 नवंबर एंड राउंड 2 रिजल्ट 11 नवंबर को, ठीक है। फाइनली लास्ट पे पहुंच गए हम। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बेयरिंग। कितना मिनट्स हो गए? 24 मिनट्स। 24 मिनट्स के लिए आप बेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट। और एक चीज़, दैट क्रिंज लाइन फिर से मैं बोलूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और एक चीज़ और, आप कमेंट डाउन कर देना अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगते हैं, जिनके ऊपर वीडियोस आपको ज़रूरी हैं, जिनके रिगार्डिंग आपको क्वायरीज हैं, एंड मैं प्लान करूँगा सेशंस उसके ऊपर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।